हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक है इंतहा इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर। और इसके अंदर हम सेंटेंस की पूरी फॉर्मेशन देखेंगे कि सेंटेंस इंग्लिश के अंदर कैसे है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा वीडियो आपके लिए एक शॉर्ट ग्रामर कोर्स हो सकता है, जिसके वजह से आप बेसिक ग्रामर को लर्न कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एक अच्छी आपको जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। मैंने इस प्रेजेंटेशन को बेसिकली रैनन मार्टन की जो इंग्लिश की कंपोजिशन की बुक है ग्रामर की, उससे इसको लिया है। और इसके अंदर मैं सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक ये जो प्रेजेंटेशन है सेंटेंस की फॉर्मेशन से है कि हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे, कंजंक्शंस को भी देखेंगे। इसके अलावा जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको एक सरसरी था थोड़ा सा सुपरफिशियली उसको भी जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं इस प्रेजेंटेशन को ईजी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी ये आसानी से समझ आ सके। तो मैं हूँ मोहम्मद नौफल सुफ़ान, ब्लॉग नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। पहली चीज़ ये कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो पहली बात, जाहिर सी बात है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग्स। तो सबसे बेहतरीन इसकी जो डेफिनेशन मुख्तसर है, ये ग्रुप है वर्ड्स का जो कि कंप्लीट मीनिंग रखना चाहिए। उससे आपको पता चल जाए कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मैंने यहीं पे इसके साथ जोड़ दी है, विच स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क इज़ कॉल्ड सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जब वो ख़त्म होता है तो उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो फुल स्टॉप हो, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन मार्क की सूरत में भी हो सकता है, और कोई और भी पंक्चुएशन मार्क इसके अलावा भी मुमकिन तौर पे हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसकी दूसरी एक और डेफिनेशन जो कि बहुत ज़रूरी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे है। कहता है सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेंटेंस के की जो जड़ है वो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट है। अगर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रिडिकेट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्जेक्ट का होना लाजमी है, उसके साथ साथ प्रिडिकेट होना लाजमी है। और प्रिडिकेट जब हम कह रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो प्रिडिकेट, मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्रिडिकेट का मतलब वर्ब है। और वर्ब से मुराद ये कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर से अगर आप वर्ब को निकाल देंगे प्रिडिकेट में से तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप उसमें से प्रीपोजिशन को निकाल दें या एडजेक्टिव को निकाल दें या एडवर्ब को निकाल दें तो शायद वो सेंटेंस बन जाए, लेकिन सेंटेंस जो है वो वर्ब की प्रेजेंस के बिना नहीं बनता। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूरी है, उसके बगैर एक सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का होना लाजमी है। ठीक है जी, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना लाजमी है। आगे चलते। सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो है वो डूअर को कहते हैं, जो कि उस सेंटेंस के अंदर काम कर रहा हो उसको। और ये आमतौर पे नाउन ही होता है, कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो होता है जिस पे कि वो वर्ब का एक्शन जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ प्रिडिकेट इज़ बेसिकली अ वर्ब विद एंड ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो याद रखिएगा प्रेडिकेट जो है वो बेसिकली वर्ब होता है और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो लेकिन बेसिकली वर्ब होता है और उसके साथ साथ उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और मैंने जैसे आप बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आमतौर पर नाउन होते हैं और कुछ कंडीशंस के अंदर वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। कहता है बट विदाउट वर्ब प्रेडिकेट कैन नॉट बी मेड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ब का होना लाजमी है प्रेडिकेट के अंदर, वरना तो वर्ब नहीं बन सकता। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दी है इसकी। कहता है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो ये एक सेंटेंस है पूरा, जैसे आप कहते हैं कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन है और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है द ड्यू ड्रॉप्स। तो द ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो इसके अंदर सब्जेक्ट है, यानी कि बारिश के ओस के कतरे, जो शबनम के कतरे होते हैं रात को पड़ती है, वो द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। सुबह के टाइम पे वो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर ग्लिटर इन द सनशाइन, ये जो है पूरा का पूरा अंडरलाइन जो किया हुआ है ये प्रेडिकेट है। और इसके अंदर जो ग्लिटर है, ग्रीन कलर के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है ग्लिटर, ये जो है इसका वर्ब है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट सनशाइन भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी,
और इस ना सिर्फ इसके अंदर ऑब्जेक्ट है बल्कि इसके अंदर एक प्री पोजिशन इन की सूरत में भी लगी हुई है, और द जो है इसके अंदर आर्टिकल है, और आर्टिकल जो है वो अंग्रेज़ी के अंदर एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि पूरा का पूरा फॉर्मेशन है जिसके अंदर सब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रेडिकेट, अंडरलाइन हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है, जो अंडरलाइन नहीं हुआ वो रेड कलर का वो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल के जो है वो एक सेंटेंस बना रहा है। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि इसमें से मैंने बाकी हिस्सा निकाल दिया। अब मैंने इसको लिखा है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर। तो जनाब अभी भी ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, हालांकि मैंने इसमें से इन द सनशाइन निकाल दिया, ऑब्जेक्ट भी निकाल दिया है, प्री पोजिशन भी निकाल दी है, लेकिन ये अभी भी एक सेंटेंस है। और आप देख लीजिए कि अब इसके अंदर क्या रह गया, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन प्रेडिकेट के तौर पे सिर्फ एक वर्ब रह गया। अब इसके अंदर से बाकी सारी की सारी चीज़ें हट गई, ऑब्जेक्ट भी हट गया उसका, यानी नाउन भी निकल गया इसमें से, और प्रीपोजिशन भी निकल गई, लेकिन सेंटेंस अभी भी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन अभी गौर कीजिएगा, नीचे वाली जो एग्जाम्पल है द ड्यू ड्रॉप्स इन द सनशाइन, अब ये सेंटेंस नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि ग्लिटर का लफ्ज़ निकल गया जो कि इसका वर्ब था, तो अब ये सेंटेंस नहीं रहा। हालांकि इसके अंदर अब प्रीपोजिशन भी है और नाउन भी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन और इवन ये कि प्रेडिकेट का बकिया हिस्सा है, जो कि हमने ऊपर भी प्रेडिकेट देखा था, ये पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है कि प्रेडिकेट था, लेकिन इस प्रेडिकेट में से अब यहाँ पे ग्लिटर का वर्ड हट गया, तो ये प्रेडिकेट नहीं रहा, ये कुछ भी नहीं रहा, ये कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी है। आगे चलते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो याद रखिए 4 मेन टाइप्स है सेंटेंसेस की। पहली है सिंपल और डिक्लेरेटिव, जिसके अंदर आप बयान करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और ये आम तौर पे जो है वो एफर्मेटिव भी हो सकता है, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि आई एम अ टीचर। तो ये जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ और मैं इस चीज़ की हामी भर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ बल्कि हामी भर रहा हूँ। तो ये जो डिक्लेरेटिव है उसके साथ साथ एफर्मेटिव भी हो गया है, मैं एफर्म कर रहा हूँ, मैं हामी भर रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। और अगर मैं कहूँ आई एम नॉट अ टीचर, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, जिसको मैं एफर्मेटिव भी कह रहा हूँ पॉजिटिव को। तो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो ये 2 तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं कमांड को, कमांड दियो, हुक्म दे दिया है कि गो बैक टू योर होम, तो अब आप इसके अंदर कमांड दे रहे हैं कि आप घर वापस चले आओ। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव, व्हाट इज़ योर नेम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि आप उसमें सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ओ अलास के साथ जो है वो बनता है, जो भी सेंटेंस आप उसमें अगर इमोशंस को ऐड कर देंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, तो ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ये 4 किस्में। आगे चलते हैं, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी 4 किस्में। पहली है सिंपल, आगे चल के देखेंगे इनको, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। इनको हमें देखना पड़ेगा कि ये आखिर किस तरीके से वर्क कर रही हैं, लेकिन इससे पहले हमें 2-3 चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। देखिए व्हाट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखिए मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंटेशन के शुरू में कि मैं कंजंक्शन ज़रूर बताऊं। देखिए कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझने से पहले आप ये समझिए कंजंक्शन क्या होती है। कंजंक्शन अंग्रेज़ी का अलग से पार्ट ऑफ स्पीच है, जो एक ग्लू का काम करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है जी। तो ये ग्लू है, मैं इसको हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि एक चिपक है जो कि 2 सेंटेंस के बीच में लग जाती है, तो 2 सेंटेंस जुड़ जाते हैं, एल्फी का काम करता है, और यूँ जो 2 सेंटेंस एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये तो कंजंक्शन आपकी समझ में आ गया कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाली जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है कंजंक्शन होती है। लेकिन अब इसमें भी किस्में हैं। तो व्हाट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इस वक्त सवाल ये आ रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ सिंपली द वर्ड और वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू अनदर क्लॉज और सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ती है। बस याद रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होती है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ती है। अब आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या, तो आगे जाके हम देखेंगे। बस अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से बनता है। और एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि ये जो मैंने रेड कलर में इस वक्त आपको नीचे नज़र आ रही है, वंस, वाइल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयर एवर, बिफोर एंड आफ्टर, ये आफ्टर, एंड नहीं बल्कि आफ्टर, ये जो जितनी भी आपको कंजंक्शंस नज़र आ रही हैं, ये कंजंक्शंस जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनको जहन नशीन कर लीजिए, जहाँ कहीं पे भी नज़र आए आप समझ जाइए कि अगर ये कंजंक्शन का काम कर रही हैं, अगर वैसे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी काम कर सकती हैं, लेकिन अगर ये कंजंक्शन का काम कर रही हैं तो फिर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ठीक है जी।
दूसरी एक और कंजंक्शन की किस्म जो कि आपको समझना ज़रूरी है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ती हैं। देखिए ऊपर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी जो मैंने पहले बताई, ये वाली, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ती हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ती हैं। और इसकी भी मिसाल मैंने आपको बता दी नीचे, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो एंड येट। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको बताई येट तक, ये सारी की सारी, इसमें एंड भी शामिल है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो अब आपको पता चल गया कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ती हैं। इनको कॉर्ड जो है वो सब ऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। ग्रामर के अंदर, ग्रामर की किताबों के अंदर सब ऑर्डिनेटर्स सिर्फ लफ्ज़ होता है, सब ऑर्डिनेटर्स, तो वो भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये आपको कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने में काम आती हैं। मसला वही है कि कंजंक्शंस हैं और सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आती हैं। अब हम आगे जब देखेंगे सारी सेंटेंसेस की किस्में तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, वही 4 टाइप्स। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज। तो पहली बात यह है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो ये सेंटेंस होता है इसके अंदर कोई कंजंक्शंस नहीं होती। ठीक है जी, विदाउट कंजंक्शन होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। तो अ सिंपल सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, द कैट इज़ ब्लैक। ठीक है जी, तो इसकी सिंपल सी, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि सिंपल सेंटेंस कैन बी कॉल्ड क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट सेंटेंस और सेंटेंस। तो याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस ही क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ये सारे के सारे एक दूसरे के भाई हैं, आप कुछ भी कह लें इसको, ये सब सिंपल सेंटेंस है। यस हाँ, आम लफ्ज़ों में कि एक सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। जब भी आप एक सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस की बात करें, और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक क्लॉज होता है। और क्लॉज क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि क्लॉज के अंदर, याद रखिएगा यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लॉज और फ्रेज़ के अंदर फ़र्क क्या होता है। ये यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्लॉज जो होता है उसके अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट की कमी होती है। फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, वो आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि वो सेंटेंस है, लेकिन आप गौर करेंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्लॉज में सब्जेक्ट होता है। अब वो डिपेंडेंट क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो ये अलग बात है, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होता है और क्लॉज ही सेंटेंस को कहते हैं और सेंटेंस ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को कहते हैं। सब एक ही नाम है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, खाली क्लॉज। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताया कि ये एक ही दरख्त की जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, बल्कि एक ही चीज़ है ये, यानी कि साइनोनिमस हैं एक दूसरे के। 4 टाइप्स के अंदर नेक्स्ट जो आ रहा है, पहला मैंने सिंपल सेंटेंस बताया, अब कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के ज़रिए से ही जन्म लेता है। कहता है कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, फॉर, नॉर, येट, सो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये बेसिकली सिंपल सेंटेंस के जोड़ने से बनता है, जिसको मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंपल सेंटेंस होता है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, किसकी मदद से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब इसमें लगती है तो ये दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन more than one independent clause. For example, I kicked the ball and it hit असलम। तो आपने देखा कि इसमें दो अलग अलग जुमले हैं, पूरे इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेस हैं और उसको एंड की मदद से जोड़ दिया गया। और यहाँ पे जो एंड है वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ रही है। आगे चलते हैं, टाइप है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज और मोर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर पहली बात तो ये कि एक अदद इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि एक अदद सिंपल सेंटेंस होगा उसके अंदर। फिर उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दूसरी चीज़ ये होगी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये एक अलग चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस या सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज या क्लॉज एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली वो जुमला होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब या माने
कहीं ना कहीं मीनिंग्स जो हैं वो अधूरे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि बात में अभी कुछ जो है वो कमी रह गई है, अभी ये बात पूरी नहीं है। हालांकि वो जुमला होता है, जुमले की डेफिनेशन क्या है, उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। किसी भी चीज़ के अंदर अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और पंक्चुएशन मार्क से एंड हो रहा है और आपको कुछ ना कुछ मतलब दे रहा है, तो फिर इसका मकसद ये है कि वो सेंटेंस है। लेकिन वो सेंटेंस डिपेंडेंट सेंटेंस भी हो सकता है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज ही कहते हैं बेसिकली। तो डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब थोड़े से अधूरे रह रहे होते हैं। और ये अधूरे क्यों हो जाते हैं ये समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबसे अहम बात है अगर आपकी डिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वो ये है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है असल में उसमें क्या लगा हुआ होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटर लगा हुआ होता है। ये जो सबऑर्डिनेटर होता है ये जैसे ही लगता है तो वो माने उसके अधूरे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, ये व्हेन जो लगा हुआ है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और अगर आप देखें इस कंजंक्शन को निकाल दें और खाली इसको पढ़ें, द केक इज़ ब्राउन, ये एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये एक सिंपल सेंटेंस था। लेकिन जब इस सिंपल सेंटेंस के अंदर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी तो अब इसके माने अधूरे रह गए। इसने कहा व्हेन द केक इज़ ब्राउन, ठीक है जी। सॉरी के इसके अंदर डब्ल्यू जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, बेसिकली इसको कैपिटल लेटर्स होना चाहिए था, तो याद रखिएगा। तो कहता है व्हेन द केक इज़ ब्राउन। तो अब व्हेन द केक इज़ ब्राउन के अंदर जो ये व्हेन आ गया ना, तो इसकी वजह से ये जो पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन थी इसकी ये चेंज हो गई। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया और इस डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करेगा एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि केक कब ब्राउन हुआ था। जो व्हेन द केक इज़ ब्राउन यानी कि जब केक ब्राउन हुआ, तो ये जब ब्राउन हुआ तो ये कब ब्राउन हुआ, तो ये पता चलेगा टेक इट आउट द ओवन, जब उसको ओवन से बाहर निकाला। तो अब ये इसको पूरा पढ़ा, व्हेन द केक इज़ ब्राउन टेक इट आउट द ओवन, जब केक ब्राउन हो जाए तो उसको ओवन से बाहर निकाल लेना। तो ये इसके मतलब हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज बनता है, उसके अंदर किस तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है तो फिर दो सेंटेंस जुड़ते हैं, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है कि दो डिपेंडेंट क्लॉज भी हों, तब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो इसकी आगे वो तफसील बताता है, कहता है कि द क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर कंबाइंड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटर्स दैट हेल्प द डिपेंडेंट क्लॉज रिलेट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। वही बात इसने अंग्रेजी में कही है, सबऑर्डिनेटर्स कैन रेफर टू द सब्जेक्ट हु और विच। अब ये जो सबऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने ऊपर देखा रेड कलर में व्हेन जो लगा हुआ है, ये सबऑर्डिनेटर है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये जो सबऑर्डिनेटर होता है ये कभी कभी जो है वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या, और सब्जेक्ट के तौर पे हु और विच को बताता है। कभी कभी ये सीक्वेंस और टाइम को बताता है और सीक्वेंस और टाइम को बताते वक्त ये सिंस और वाइल को बताता है। और कुछ केसेस के अंदर ये एलिमेंट्स को बताता है, कुछ अनासिर हैं उनको बताता है। तो ऐसी सूरत में ये बिकॉज या इफ़ को जो है वो शो करता है। मोस्टली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर वंस, वाइल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयरएवर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है जी। ये और लफ्ज़ जो है वो मैंने उर्दू का कहा है, आफ्टर इसके बाद, ठीक है जी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, यही लगेंगी तो जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूँ समझ लीजिए कि जैसे मैं आपको रिपीट करूँ कि पहले सिंपल सेंटेंस हमने समझा, सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस आपस में मिले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन गए। फिर एक सिंपल सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस या डिपेंडेंट क्लॉज मिला और उसके बीच में लगी या उसके पहले लगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया। अब याद रखिए कि अगर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में जुड़ जाए तो फिर जो है वो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये जहन में रखिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैंने इसमें मिसाल दी है। अब इससे पहले मिसाल से मैं पहले पढ़ दूं, कहता है द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉन्टेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज और मोर
दी सेंटेंस विल कंटेन बोथ कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटर्स। तो इसमें सिंपल कंजंक्शंस भी हो सकती हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी हो सकती हैं। देखिएगा ये एग्जांपल मैंने दी है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है। कहता है द मैच वाज लॉन्ग बट वी वन इट विच मेड अस हैप्पी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो कंजंक्शंस आ रही हैं, एक जो है वो कंजंक्शन है और एक इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी मौजूद है, और इसमें और भी तरह की जो है वो सेंटेंस की आमेजिश हो सकती है। बेसिकली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों जुड़ के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते थे। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।